आपका सफलता का जो मूल मंत्र रहा है वो क्या है सर आपका? सर अभी आपने बताया इंटरव्यू में कि आपको शायरी बहुत पसंद है, तो शायरी कोई सुनाइए सर, कोई बढ़िया सा। सर कोई साथी, कोई दोस्त आपके जीवन में जो आपके सफलता में अहम भूमिका निभाया हो। सकारात्मक सोच मतलब लाने के लिए अच्छे मित्रों का होना अत्यावश्यक है। तो मेरे भी मतलब अच्छे अच्छे मित्र रहे हैं। तो मैं जो दोस्त रहे हैं वो विशिष्टकर जो हमारे सहपाठी सहपाठी आप रहे हैं और आपसे लोग सवाल करते हैं कि आप हमेशा बड़ा एनर्जेटिक, बहुत मोटिवेट रहते हैं, क्या राज है इसका सर? हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे सहपाठी, हमारे प्रिय मित्र अनिरुद्ध कुमार जी हैं, जिन्होंने ईपीपीसीएस का रिजल्ट अभी 2022 का आया है। उसमें इन्होंने 37 रैंक इनको मिला है और नायब तहसीलदार का पोस्ट मिला है। तो सर से आज जानेंगे कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, इनकी स्ट्रेटजी क्या रही है, कौन कौन सी किताबें सर ने फॉलो किया है और विषम परिस्थितियों में सर ने अपनी तैयारी की दिशा कैसे दी। इसके अलावा बहुत कुछ सर से जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो अनिल सर, सबसे पहले आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, हमसे संवाद करने के लिए आपको। जी अनिरुद्ध जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि आप ऐसे परिवेश से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से, जहाँ पे संसाधनों की अभाव रहा है और उसमें वहाँ से आपने यूपीएससी के बारे में कैसे सोचा, आपने वहाँ से प्रेरणा आपको कैसे मिली और कैसे आपने यहाँ पे स्टार्ट किया अपनी जर्नी को? मित्रों, जैसा कि मेरे साथ जो बैठे हैं और सर बता ही दिए हैं कि आपको ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूँ जहाँ सिविल सेवा का ज़्यादा क्रेज नहीं है। तो जब मैं इंटरमीडिएट की अपनी पढ़ाई हरदोई से कर रहा था, उस समय राशन प्राप्त करने के लिए कुछ जो पात्र राशन कार्ड धारक थे उनको समस्याएं थीं। तो मैंने उन समस्याओं को दूर करवाने के लिए अधिकारी के पास संपर्क किया और उनसे मिल करके हमने उन व्यक्तियों को राशन दिलवा दिया उस अधिकारी के द्वारा। तो उस समय मुझे मित्रों ये ज्ञात हुआ कि एक अधिकारी के फ़ोन से यदि इतने राशन कार्ड धारकों का कल्याण हो सकता है या जनता का भला हो सकता है, तो उस समय मुझे महसूस हुआ कि यदि मैं किसी बड़ी पोस्ट पर आता हूँ प्रशासन में, तो मैं कितनी बड़ी मात्रा में जनता का कल्याण कर सकूँगा और शायद मैं समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकूँगा। वहाँ से मुझे सिविल सेवा की तैयारी की प्रेरणा मिली। फिर मैंने इसकी प्रक्रिया को जाना और उसके बाद मैं जब अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, उसके बाद मैं अपनी इसकी सिविल सेवा की तैयारी करना प्रारंभ किया। सर एक सवाल ये है कि शिक्षा को लेकर के, जो आप प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा आपने प्राप्त किया, कहाँ से प्राप्त किया? और दूसरा यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रामीण परिवेश से अगर प्रारंभिक शिक्षाएं होती हैं तो बच्चे सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, वहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल होता है बहुत कमज़ोर होता है। तो आपका जो प्रारंभिक शिक्षा था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और उच्च शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त किया? मित्रों, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो मेरे गांव क्षेत्र से हुई, माध्यमिक विद्यालय। उसके बाद मैंने जो अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा है मैंने अपने हरदोई जनपद से की है, आर इंटर कॉलेज से। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस से 2020 में। ओके। तो सर जब आप तैयारी के बारे में आपने सोचा तो कब से आपने तैयारी शुरुआत किया? मित्रों, मैंने जब मेरा ग्रेजुएशन पूर्ण हुआ 2020 में, उसके बाद से मैंने तैयारी शुरू की और लगभग एक साल पूरा समय मैंने अपनी तैयारी को दिया, उसमें जिसमें मैंने अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किया जो आयोग द्वारा निर्धारित है। उसके बाद मैं इसका एग्ज़ाम देना प्रारंभ किया। लगभग 1 सालों से आपने तैयारी किया सर? जी। तो सर इस तैयारी में किसी संस्थान का, किसी कोचिंग सेंटर का आपका मार्गदर्शन रहा है या आपने सेल्फ तैयारी किया? जी सर, ज़्यादातर मैंने अपनी सेल्फ तैयारी ही की है, लेकिन मुख्य परीक्षा के दौरान अपने वैकल्पिक विषय के लिए मैंने एक संस्थान का निर्देशन प्राप्त किया था, जिसका मेरे सफलता में काफ़ी योगदान रहा है। सर एक जो मेन जो होता है तैयारी का यूपीएससी का, वो है तो है प्री और मेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे आते हैं हम लोग। तो जो आपने प्री की तैयारी आपने कैसे किया? मित्रों, मैं बता दूं, जब मैं प्री की तैयारी करना प्रारंभ किया अपने ग्रेजुएशन के बाद, उसमें सबसे पहले तो मैंने मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देखा और प्री का पाठ्यक्रम देखा। तो मुझे लगा कि मित्रों, सबसे पहले तो मुख्य परीक्षा को तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप प्री तैयार कर रहे हैं तो ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि आपकी मुख्य परीक्षा तैयार हो रही है। लेकिन यदि आप मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान रखते हुए तैयारी करते हैं तो 100% कहा जा सकता है कि आपकी प्री की तैयारी शुरू हो रही है, मतलब साथ ही में होती जा रही है प्री की तैयारी। तो सर प्री परीक्षा के लिए आपने कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी? सर प्री के लिए मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ी, जैसे ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 तक पढ़ी और पॉलिटी के लिए 9 से 12 तक। पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी के अतिरिक्त लक्ष्मीकांत को भी पढ़ा। हिस्ट्री के लिए एक अच्छा 8 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ी है
उसके अतिरिक्त स्पेक्ट्रम को पढ़ा है आधुनिक भारत के लिए, और बिपिन चंद्रा को भी पढ़ा है आधुनिक भारत के लिए, और साइंस के लिए लूसेंट जो सामान्य विज्ञान की आती है वो बुक पढ़ी गई है। तो जैसे कि अभी प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो बच्चे अभी नए हैं, पेपर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए इस समय? सर जैसा कि अभी जो 2023 का एग्ज़ाम सिविल का आने वाला है उसमें समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तो अभी मित्रों को नया पढ़ने से बिल्कुल बचना चाहिए, और जो भी उन्होंने पहले पढ़ रखा है उसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और मेरे सबसे मेरी व्यक्तिगत सुझाव मित्रों को यह है कि प्री से पहले कम से कम 10,000 क्वेश्चन बैंक अपना तैयार कर लें। वो जो 10,000 क्वेश्चन लगा करके मित्र जाएंगे, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 70 से 80% जो क्वेश्चन है उनको उन्हीं की क्वेश्चन बैंक से फंस जाएंगे, जिससे उनकी प्रारंभिक परीक्षा का जो चरण है वो आसानी से पार हो जाएगा। सर एक और बुक बहुत फेमस है प्री को लेकर के, बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं, घटना चक्र को लेके, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सभी मित्रों की अपनी अपनी अलग रणनीतियाँ होती हैं। मेरी भी अपनी रणनीति रही, तो जिसके दौरान मैंने जो अपनी तैयारी एनसीईआरटी आधारित ही की। ज़्यादातर मैंने अपने जो तैयारी में एनसीईआरटी को ही वरीयता दी। मैंने घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है उसको कभी नहीं पढ़ा, और ना ही मैं मित्रों को सलाह देता हूँ। मैं मित्रों को मेरी सलाह ये है कि वो सदैव एनसीईआरटी पढ़ें, और जो स्टैंडर्ड बुकें हैं जैसे स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और जितना हो सके उतनी बार उनको रिवाइज करते रहें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि आप अगर तैयारी पीएससी की कर रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करते चलें और प्री की तैयारी हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर अब आते हैं मेंस पे। मेंस की तैयारी सर आपने कैसे किया? सर मेंस की तैयारी मैंने की, जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ी अपनी, और जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं उसकी उनको मैंने पढ़ा, और कई बार पढ़ा। जैसे कि लक्ष्मीकांत को मैंने कम से कम 5-6 बार पढ़ा होगा सर, और इसी प्रकार स्पेक्ट्रम को भी 3-4 बार तो हमने पढ़ा होगा। उसके अतिरिक्त उसके कुछ सेगमेंट में मैंने बांट रखा था उसको, तो उसके कोई विशिष्ट सेगमेंट जो मेंस के पर्पज़ से थे उनको मैंने कई बार पढ़ा था। मतलब कि पहले पूरी बुक पढ़ी, उसके बाद उसके सेगमेंट में बांटे, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर उनको बार बार पढ़ा। इसी प्रकार जो इकोनॉमिक का पोर्शन होता है उसकी भी मैंने कई बार तैयारी की। जो मेरे पास बुकें थी इकोनॉमिक के लिए उनको मैंने पढ़ा। इसके अतिरिक्त आंसर राइटिंग पे फोकस किया, मतलब कंटेंट सुधारने पे। तो इस प्रकार मतलब मुझे लगता है कि सर मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग का बहुत योगदान होता है, इसलिए आंसर राइटिंग करना ज़्यादा आवश्यक है इस लाइन में। तो सर आपका सब्जेक्ट क्या रहा है? मेंस में जो सब्जेक्ट होता है बहुत बड़ा योगदान होता है। खैर अब तो मेंस का सब्जेक्ट खत्म हो गया, लेकिन आपने मेंस में कौन सा सब्जेक्ट लिया था? मेरा मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय संस्कृत साहित्य था। संस्कृत साहित्य तो बड़ा ही कठिन सब्जेक्ट है, मतलब बच्चे दूर भागते हैं, इसको सोचते भी नहीं हैं। आपने कैसे उसको हैंडल किया? किताबें कैसे, सोर्स कहाँ से मिला आपको? और इसमें तो इतने कठिन कठिन श्लोक होते हैं, उसको तो मतलब एक शब्द याद करने में हालत ख़राब हो जाती है। कैसे आपने मैनेज किया इन चीज़ों को? देखिए मित्रों, जब आप किसी चीज़ को पाने की चाह रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको उस चीज़ को पाने के लिए 110% हमेशा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप जिस चीज़ को चाह रहे हैं उस चीज़ का यदि प्रयास पाने का नहीं करेंगे तो आसानी से वो प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए जब मैंने सिविल सेवा की तैयारी प्रारंभ की तो मैंने विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम देखा, और जो मैंने स्नातक का अपना किया उन विषयों का भी देखा। उसके बाद संस्कृत साहित्य का जो पाठ्यक्रम उसको मैंने देखा, तो पाठ्यक्रम संस्कृत साहित्य का छोटा था, तो मुझे लगा कि यदि मैं संस्कृत साहित्य लेता हूँ तो निश्चित रूप से सिविल सेवा में इसके थ्रू मैं अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकूँगा, क्योंकि संस्कृत साहित्य जो संस्कृत विषय है उसको मैंने पहले से भी पढ़ रखा था और रुचि भी थी, और जो आयोग में इसकी मतलब मार्किंग है वो अच्छी होती है, ऐसा मेरे मतलब मित्रों से पता चला था, क्योंकि जो 1-2 सहपाठी थे उनका संस्कृत साहित्य से इसके पहले चयन हो चुका था। तो सर आंसर राइटिंग जो है प्री के बाद स्टार्ट करते रहना चाहिए या पहले से ही राइटिंग करते रहना चाहिए? मित्रों मैं बता दूं कि सिविल सेवा में सफलता पाने के लिए आंसर राइटिंग करना सबसे आवश्यक है। तो जैसा कि सर ने पूछा है कि प्री से पहले या प्री के बाद, तो मैं मित्रों बता दूं कि आपको आंसर राइटिंग जिस दिन से आप सिविल सेवा की तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं उस दिन से आप ये मान लीजिए कि हर रोज़ कम से कम 2 क्वेश्चन लिखने हैं आपको आंसर राइटिंग में विद इन द टाइम, मतलब टाइम लिमिट लगा करके जो आयोग द्वारा निर्धारित है या जो अपने आप निर्धारित कर रहे हैं, जैसे 7.5 मिनट या लॉन्ग के लिए लगभग 9 मिनट या 8.5 मिनट कर सकते हैं। तो उस समय में आपके आंसर राइटिंग वो पूर्ण होना चाहिए। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए, आप हमेशा उसके लिए अभ्यास करें। और यदि आप आंसर राइटिंग अपने समय पर नहीं कर पा रहे हैं तो पहले कंटेंट को तैयार करें,
और फिर भी उसको लिखें, पहले देखें, किताब से देखें, फिर छापें, उसके बाद आपका कंटेंट जितना बेहतर तैयार होगा आप उतना बेहतर लिख पाएंगे। तो नहीं, सबसे पहले दिक्कत सर तो उन बच्चों का है जो बिल्कुल नौसिखिया बच्चे हैं, जो इनको पता ही नहीं है कि यार क्या लिखूं, मतलब क्या, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा सा सुझाव दीजिए। सर जैसा कि बिल्कुल कोई नया बच्चा है जो तैयारी में आता है, तो मान लेते हैं वो सबसे पहले क्या होता है कि कुछ बुकें होती बड़ी, जैसे स्टैंडर्ड बुक बच्चों को बता दिया जाता है कि आप इनको पढ़ लीजिए। जो कुछ लोग होते हैं शॉर्ट वाले जो चाहते हैं कि शॉर्ट रास्ता कोई हो, तो उस तरीके बता देते हैं इतनी कम बुक पढ़ के आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुकें कम पढ़ना तो ये तो ठीक बात है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आपने जो आयोग का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए जितनी पुस्तकें उसमें हैं उन सभी पुस्तकों को पढ़ना अत्यावश्यक है। इसलिए सबसे पहले जो नए मित्र हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को देखें, उस पाठ्यक्रम के आवश्यकता अनुसार अपनी पुस्तकें खरीदें, उन पुस्तकों का अध्ययन भली भांति तरीके से बहुत अच्छे से करें और अधिक अधिक हो सके तो उनका रिवीजन करें। जब जैसे उनका रिवीजन करेंगे उसके बाद उनको आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। मान लेते कोई नया बच्चा है कि उसे आंसर राइटिंग करनी है, तो जैसे यदि वो अर्थव्यवस्था में जीडीपी पढ़ता है तो आयोग द्वारा जीडीपी की अवधारणा और उसका महत्व भारत के या किसी देश के विकास में उसका योगदान बहुत बार पूछा जा चुका है मुख्य परीक्षा में लेकर के। तो यदि कोई बच्चा जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ता है तो पढ़ने के बाद उसको समझ तो आएगा ही, क्योंकि सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है, तो उस अवधारणा को ही अपने आप क्वेश्चन बनाए और अपने आप आंसर लिखे। इस प्रकार वो आंसर राइटिंग की शुरुआत कर सकता है। तो आपने सर बहुत ही एक्सप्लेन कर दिया इन चीज़ों को, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। तो अब आते हैं सर, आपका इंटरव्यू जो हुआ वो इंटरव्यू बड़ा रोचक रहा है जैसा आपने बताया है। उसके बारे में बताइए कि इंटरव्यू कैसा रहा आपका और क्या क्या जो बीता वो बताइए सर। मित्रों मैं आपको बता दूं कि मेरा जो आयोग का साक्षात्कार रहा था वो बहुत ही शानदार रहा था। बाकी अंक जब मिलेंगे तभी पता चल पाएगा कि कैसा गया है, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा वहाँ का बहुत ही शानदार रहा, क्योंकि बोर्ड मेंबर थे काफ़ी खुश थे। तो वहाँ बोर्ड मेंबर्स ने मुझसे मेरे संस्कृत साहित्य से क्वेश्चन पूछे और मेरी रुचि पूछी, जिसमें मैंने बोर्ड को शायरी लिखना में मुझे पसंद भी है, तो उनको मैंने अपनी रुचि बताई। तो काफ़ी बोर्ड प्रभावित हुए इस बात से और बोर्ड में भी शायरी मैंने सुनाई, तो काफ़ी लोग प्रसन्न थे इस बात से। तो सर शायरी अभी आपसे हम सुनते हैं। फिलहाल आप मेंस में निबंध को लेकर के भी एक बहुत बड़ी समस्या है और वो अच्छा खासा नंबर उसमें भी होता है, तो निबंध आपके सफलता में अच्छा रोल प्ले करता है। तो निबंध की तैयारी कैसे करें और लोगों को कैसा करना चाहिए, आपने कैसे किया सर? जी देखिए मित्रों मैं बता दूं, जो यूपीपीएससी है उसमें जो हिंदी का पेपर 2 होता है, जिसमें एक निबंध का होता है और एक सामान्य हिंदी का होता है, और दोनों का मुख्य परीक्षा में बहुत ही बड़ा योगदान है और किसी व्यक्ति के चयन में उनका अहम योगदान है, और खासकर हिंदी माध्यम के लिए बिल्कुल मतलब अमृत के समान है ये दोनों अगर विषय तैयार हैं किसी व्यक्ति के, क्योंकि दोनों में नंबर बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। तो जहाँ तक बात है निबंध की तैयारी की, तो सबसे पहले मित्रों मैं बता दूं, यदि आप आंसर राइटिंग डेली कर रहे हैं तो आप समझिए निबंध लिखने के आप काबिल बन रहे हैं, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग के अभ्यास से आप निबंध लिखने की बिल्कुल कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आयोग का जो पाठ्यक्रम है उसको पूर्ण किए हुए जो छात्र हैं वही निबंध लिखने में सक्षम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं। रही बात मैंने निबंध की तैयारी कैसे की, तो मैं सर आप बताना चाहूँगा सभी बंधुओं को कि मैं प्रत्येक संडे को मेरा मतलब शेड्यूल था वो फिक्स रहता था, हर संडे को मैं एक निबंध लिखता था। मैं अपनी तैयारी के दौरान मैं हर संडे को एक निबंध लिखता था, जिसको मैं अब स्वयं भी मतलब सुधार करता था, कभी कभी अपने मित्रों से चेक करवा लेता था, समय मिलता था कुछ टीचरों को भी दिखा देता था जिसमें सुधार की आवश्यकता होती थी, मैं उसमें सुधार करता था। इस प्रकार मैंने निबंध की तैयारी की और मैं निरंतर निबंध लिखता रहा, हर संडे को निबंध लिखा। और आप देख रहे हैं कि मुख्य परीक्षा के जब अंक आएंगे तब पता चल सकेगा कि कितना बेहतर अंक आए हैं। सर अब मासिक पत्रिका जो आता है वो एक सवाल है, दूसरा है न्यूज़पेपर। बच्चे इसको चुनाव करने में बड़ा असमंजस में रहते हैं, तो आप मासिक पत्रिका कौन सा आप पढ़ते थे, लोगों को क्या सुझाव देंगे, या जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते थे वो लोगों को क्या सुझाव देंगे, इसके बारे में बताएं सर। जी सर, देखिए मित्रों, सिविल सेवा की तैयारी में करंट अफेयर्स का बहुत ही बड़ा योगदान है। यदि आप करंट अफेयर्स से अवगत नहीं हैं तो सोचिए आप बहुत पीछे हैं उन बच्चों से जिनका सब कुछ तैयार है, पाठ्यक्रम निर्धारित है, क्योंकि आयोग ने बहुत ही सोच समझकर समसामयिकी का जो उसमें पाठ्यक्रम उसमें समाहित किया है अपने पाठ्यक्रम में। इसलिए मित्रों पत्रिका और न्यूज़पेपर दोनों का बहुत बड़ा योगदान है इन सब की तैयारी में। तो जहाँ तक मेरी बात है तो मैं
दृष्टि की जो मैगजीन मंथली हिंदी की आती है, मैं उसे फॉलो करता था। इसके अतिरिक्त क्रॉनिकल की भी हिंदी आती है, तो मित्र उसको पढ़ सकते हैं, और या विजन की हिंदी में आती है उसे पढ़ सकते हैं। मेरा मित्रों का सुझाव है कि मंथली मैगजीन ज़रूर पढ़ें। यदि आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए भी अपना करंट तैयार करते चल रहे हैं। मान लीजिए जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, फैक्चुअल करंट होता है। कॉन्सेप्ट बेस जो होता है वो सिर्फ संपादकीय में ही होता है, बाकी जितना भी होता है सब वो फैक्चुअल होता है। तो इसलिए आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल होता है वो, और वो पत्रिका होती है, उसके क्वेश्चन बहुत करंट अफेयर्स के लिए मतलब योगदान या अहम भूमिका निभाते हैं तैयारी में। तो न्यूज़पेपर कौन सा सर आपने बताया? सर न्यूज़पेपर तो जैसे हिंदी माध्यम के लिए उनको जनसत्ता और दैनिक जागरण पढ़ना चाहिए, और अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में से कोई एक पढ़ना चाहिए। सर मुझे लगता है कि सारी बातें आपने बता ही दिया है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो किसी के मन में, अगर कुछ जानना चाह रहे हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। सर एक और है कि जैसे कि हम लोग के सहपाठी ही आप रहे हैं और आपसे लोग सवाल करते हैं कि आप हमेशा बड़ा एनर्जेटिक, बहुत मोटिवेट रहते हैं, क्या राज है इसका सर? देखिए मित्रों, जब आपके मन में किसी को पाने की चाह हो या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की चाह हो, तो उसके लिए 100% प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे कि बहुत पहले से प्राचीन समय से कहावत चली आ रही, यदि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात मिलकर के आपका साथ देती है। ये सत्य है, 100% सत्य है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूँगा कि गगन चूमने की अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, गगन चूमने की अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, मेरे जीवन की एक कसौटी है कभी न पीछे मुड़ने की। तो मित्रों, कहा जा सकता है कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि आप उसको ध्यान में रखे हैं तो निश्चित रूप से आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे और मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि आपको सोते समय, जगते समय, बैठते उठते जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, आपको उस समय अपना लक्ष्य जरूर ध्यान रखना है, जो भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं जीवन में। तो सर डिमोटिवेट कभी कभी आदमी हो जाता है, आप डिमोटिवेट कभी हुए हैं तो आप क्या करते थे उसके लिए? देखिए, पहली बात तो जो व्यक्ति अपने आप को डिमोटिवेट सोच रहे हैं तो ऐसी शब्दावली अपने बिल्कुल मन से वो निकाल दें, क्योंकि आप जिस चीज़ को पाने का प्रयास कर रहे हैं, यदि उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो उसमें डिमोटिवेट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे मान लेते हैं, अगर आपने लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी है, तो उसमें तैयारी ही करनी है, उसमें ऐसा क्यों सोचना है कि नहीं होगा। अब हम तैयारी कर रहे हैं तो होना तो तय ही है 100%। इसका मतलब जैसे जो कोई व्यक्ति डिमोटिवेट हो रहा है तो उसका मतलब है वो डिस्ट्रैक्ट है, वो कहीं ना कहीं भ्रमित है छात्र। तो आप भ्रमित होंगे तभी आप मतलब डिमोटिवेट होंगे, जब आप भ्रमित नहीं है तो डिमोटिवेट नहीं होंगे। और रही बात मेरे मोटिवेशन की, तो मुझे तो जो मेरा परिवार है, मेरे पिताजी हैं, उनसे हमेशा प्रेरणा प्राप्त होती रही, इसलिए मुझे तो कभी डिमोटिवेट महसूस नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं निरंतर प्रयास करता रहा, अपनी मतलब जो लक्ष्य निर्धारित उनको प्राप्त करने का हमेशा मैं प्रयास करता रहा। सर अभी आपने बताया इंटरव्यू में कि आपको शायरी बहुत पसंद है, तो शायरी कोई सुनाइए सर, कोई बढ़िया सा। सर जैसा कि मैंने जो इंटरव्यू में शायरी सुनाई थी, या जो मेरे स्वयं द्वारा रचित है, वही मैं सुनाना चाहता हूँ आप सभी बंधुओं को। चलो नए तरीके से नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, चलो नए तरीके से नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, नई नई दुनिया में नए लोगों से मुलाकात करते हैं। चलो नए तरीके से नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, नई नई दुनिया में नए लोगों से नई मुलाकात करते हैं। कितनी ही चुनौतियाँ रहीं मेरे जीवन में, कितनी ही चुनौतियाँ रहीं मेरे जीवन में, जिनको पार कर लिया हमने। चलो फिर से एक नई चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो लास्ट में आपका सफलता का जो मूल मंत्र रहा है वो क्या है सर आपका? मित्रों, सफलता का मूल मंत्र यह है कि कठिन परिश्रम के साथ धैर्य, क्योंकि जिस सेवा में आप जिसमें जाना चाहते हैं, उसमें जिस तैयारी कर रहे हैं वो एक काफ़ी कठिन परीक्षा है। उसके विभिन्न चरण हैं जिनको पार करना इतना आसान नहीं होता। आप प्रतिष्ठित सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। कभी कभी क्या होता है, इसमें लोग तैयारी करते रहते हैं और वो सही उनका मतलब मार्ग नहीं होता, या निर्देशन जो उनको सही नहीं प्राप्त हो पाता, इसलिए वो भ्रमित रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप सही मार्गदर्शन, सही दिशा अपनी सुनिश्चित करें, सही तरीके से सही निर्णय ले करके आप इसकी तैयारी करना प्रारंभ करें। और जो इसका सफलता का मूल मंत्र है कठिन परिश्रम और धैर्य, मतलब परिश्रम प्लस धैर्य दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ सिर्फ धैर्य से काम नहीं चलने वाला है, कठिन परिश्रम के साथ धैर्य होना अत्यावश्यक है।
तो इस सफलता में सर आपके जीवन में, आपके सफलता में, आपके जीवन में योगदान किसका सबसे ज़्यादा रहा? सर सबसे ज़्यादा योगदान मेरी सफलता में मेरे पिताजी का रहा है, क्योंकि मेरी माताजी के एक्सपायर होने के बाद सबसे ज़्यादा जो भूमिका रही मेरे पिताजी की रही। उन्होंने माताजी और पिताजी के दोनों का दायित्वों का निर्वहन किया और मेरी पढ़ाई से लेकर के आज सफलता तक का जो भी मतलब खर्चा रहा या जो भी सुविधाएं रहीं उनको सब जुटाने का हर संभव उन्होंने प्रयास किया। तो मैं अपने पिताजी से हमेशा प्रेरणा प्राप्त करता था और वो मेरे मोटिवेशन के स्रोत रहे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मैं प्रेरणा मेरे पिताजी से हमेशा मुझे प्राप्त होती रहती थी। शायद इसीलिए मुझे कभी डिमोटिवेशन जैसे शब्दों का मुझ पर कोई असर नहीं कभी पड़ा। तो सर कोई साथी, कोई दोस्त आपके जीवन में जो आपके सफलता में अहम भूमिका निभाया हो? सच में मित्रों होता है कि जैसा भी कहा जाता है कि सफलता के लिए अच्छी संगति होना बेहद आवश्यक है या सकारात्मक सोच मतलब लाने के लिए अच्छे मित्रों को होना अत्यावश्यक है। तो मेरे भी मतलब अच्छे अच्छे मित्र रहे हैं। तो मैं जो दोस्त रहे हैं वो विशिष्टकर जो हमारे सहपाठी थी और एक दो मित्र थे जिनका योगदान रहा है। जैसे संस्कृत में कोई दिक्कत होती थी वो मुझे पढ़ा देते थे और यदि कोई और भी विषय रहता था जिसमें मैं उनका गाइडेंस प्राप्त करता तो मेरे मित्रों का योगदान इसमें रहा है। निश्चित रूप से मेरे मित्रों का योगदान है। तो हमें लगता है कि सारी बातें हो गई हैं। इसके अलावा अगर कोई आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।